Hey guys, welcome back to the channel and we'll be continuing with the 20-day strategy. Hoping कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे और कोशिश मेरी यही है कि बेटा सब बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाए जाएं। बस प्लीज इन वीडियोस को देखें और क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में मिलते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद अ न्यू टॉपिक जो आज हम क्लास में कवर करेंगे। एक चैप्टर है, चैप्टर एनपीओ, जो बच्चों को बहुत डाउट में रहता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि चैप्टर 10 मार्क्स की वेटेज रखता है और इसमें हमारा जो है 2 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। जो क्वेश्चन 4 मार्क्स का है उससे रिलेटेड कुछ बातें आज हम इस टॉपिक में करेंगे, इस वीडियो में करेंगे कंटिन्यू। बट इसको करने से पहले इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है बेटा। तो देखो बेटा, इस चैप्टर का नाम है एनपीओ। हम सब जानते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो अगर मैं बात करूं एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है तो वो 3 अकाउंट बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जिसमें हमें पता है ये दोनों अकाउंट क्या कैलकुलेट करते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट। तो एनपीओ तो सर ये अकाउंट बना ही नहीं सकती, नो, क्योंकि नाम ही गलत हो जाएगा फिर उसका। तो इसलिए इसने दोनों अकाउंट का नाम बदला। पहला रखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा रखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमाना इसलिए अकाउंट ही बदल दिए। बैलेंस शीट में प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं था कैलकुलेट करने का, इसलिए बैलेंस शीट सेम है। अब बात करते हैं सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। इसके बारे में बेटा 3 बातें लिखी है जो इसका बिल्कुल बेसिक है, जिसके ऊपर हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन भी मिल सकता है, जो एमसीक्यूज आने हैं इस बार। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा जो बनता है कैश बेसिस पे बनता है। इसका मतलब क्या होता है सर कि इसमें कैश की सारी ट्रांजेक्शन लिखी जाती है। इसका मतलब इसमें कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं लिखते, जैसे कि डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, ना तो कैश आ रहा है ना ही कैश जा रहा है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन यहां रिकॉर्ड नहीं होती, पहला। दूसरा, इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। किस पीरियड की ट्रांजेक्शन है उससे रिसिप्ट एंड पेमेंट को कोई मतलब नहीं है। आपके पास पैसा आ रहा है रिसिप्ट साइड, पैसा जा रहा है पेमेंट साइड। पिछले साल का आ रहा है, अगले साल का आ रहा है, पिछले साल की पेमेंट कर रहे हैं, अगले साल के लिए कर रहे हैं, उससे इसे कोई मतलब नहीं होता। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड वर्क करता है, किसी भी साल की ट्रांजेक्शन लिखता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसमें सारी ट्रांजेक्शन लिखी जाती है, ठीक है। और इट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंट। बेटा 2 अकाउंट, नेचर अकाउंट के 2 तरह के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू नेचर, एक होता है कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब रूटीन की ट्रांजेक्शन, और कैपिटल जो रूटीन में नहीं होती, कभी कभार होती है, चाहे उसमें इनकम हो चाहे उसमें एक्सपेंस हो, मतलब चाहे रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो। अगर रूटीन में नहीं है सर, रूटीन में कौन सी रिसिप्ट होती है, रूटीन में रिसिप्ट एनपीओ को क्या मिलता है, डोनेशन। रूटीन में पेमेंट क्या करता है सर एनपीओ, सैलरी। नॉन रूटीन परचेज ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट करी ना, बिल्डिंग खरीदी है तो पैसा दिया होगा। अब पैसा दिया है लेकिन रूटीन में नहीं दिया तो वो कौन सा हो जाएगा, कैपिटल पेमेंट। तो ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, कह रहा कहीं से भी पैसा आए रिसिप्ट में, कहीं भी पैसा जाए पेमेंट में। तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन आएंगी, उधार वाली ट्रांजेक्शन या नॉन कैश ट्रांजेक्शन ये नहीं लिखता। अब बात करते हैं सर इनकम एक्सपेंडिचर, दूसरा अकाउंट। वो क्या है सर, ये बनता है अक्रूवल बेस पे। अक्रूवल का मतलब ये कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजेक्शन लिखेगा सर, ठीक है। दूसरी बात, रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ करंट ईयर ओनली, यानी कि ना तो ये पिछले साल की कोई ट्रांजेक्शन लिखने वाला है, ना ही ये अगले साल की कोई ट्रांजेक्शन लिखेगा। क्लियर हो गई बात, ध्यान रखेंगे। ये कहता है सब सालों की लिखो रिसिप्ट एंड पेमेंट। इनकम एक्सपेंडिचर कहता है फॉर करंट ईयर ओनली, करेक्ट। आगे चलते हैं, बातों को ध्यान रखना, आगे यूज होंगी। रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, यानी कि जो रूटीन की इनकम है, रूटीन की रिसिप्ट है, वो इनकम में, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आ जाएंगे।
जो रूटीन की पेमेंट है वो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगी, यानी कि इसका एक पार्ट यहां आएगा जो रूटीन वाला होगा, और जो नॉन रूटीन होगा सर वो कहां जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा बेटा, रूटीन में नहीं। क्या कहा, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग तो एसेट है ना सर, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो आप थोड़ा सा बस क्लियर कट रखना, इतना ही। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा फिर कहेंगे सर लेंदी हो गई वीडियो भी और टॉपिक भी। आप क्या रखेंगे ध्यान कि रूटीन की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, नॉन रूटीन यानी कि कैपिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। अब आगे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज होगा इस चैप्टर में। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एनपीओ को, अगर आप एनपीओ में मेंबर बनना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन जो है एनपीओ के लिए एक इनकम होती है, एक रिसिप्ट होती है जहां से वो पैसा कमा रहे हैं। अगर ये सब्सक्रिप्शन आप बताएं रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा सर होगा सब्सक्रिप्शन, सिर्फ इस साल का या अगला पिछला सारा? ऑब्वियसली सर रिसिप्ट एंड पेमेंट सारा रिकॉर्ड करता है, इसे टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है। मान लो रिसिप्ट एंड पेमेंट में 1 लाख लिखा है, इस 1 लाख का मतलब इसमें पिछला भी है और इसमें अगला भी है और इस साल का भी है। अगर बात करें सर सब्सक्रिप्शन लिखा है यहां 1 लाख, यहां लिखा है 60,000, कौन से में सर, इनकम एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा रिकॉर्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का। समझ आ गई बात? तो ये फर्क है कि ये करंट ईयर का रिकॉर्ड कर रहा है, इसका मतलब 1 लाख में से 60,000 करंट ईयर का है, 40 या तो पिछला होगा या फिर अगला होगा। क्लियर? हमें इनकम एक्सपेंडिचर के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी सीखनी है। यहां से इस पॉइंट को लिंक किया मैंने कि इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। ये बात ध्यान में रखते हुए आगे एक टॉपिक करना है, कंज्यूमेबल आइटम। दिस इज द टॉपिक जिसके ऊपर बेस्ड मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा 3 to 4 मार्क्स का, होपफुली 4 मार्क्स का आएगा। देखते हैं क्या है कंज्यूमेबल आइटम का मतलब, जो ऐसी चीज जो एनपीओ में रूटीन में कंज्यूम होती है, लाइक स्टेशनरी, मेडिसिन या कोई स्पोर्ट्स मटेरियल, जो रूटीन में वो यूज करते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल सर? जी बेटा, आप अगर जानते होंगे कुछ एनपीओज स्पोर्ट्स अकेडमी भी हैं, वो स्पोर्ट्स अकेडमी एनपीओ की तरह वर्क करती है, यानी कि वो अपने मेंबर को बहुत कम रेट पे काफी सारी सर्विसेज देती है। अब ध्यान से समझेंगे, अगर आपको ये कंज्यूमेबल आइटम के लिए कहा कि आप इसकी कैलकुलेशन करके दिखाएं कि इस साल आपने कितना कंज्यूम किया, या इस साल ना कह के ये कह दे अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम या फिर अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी शोड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो मतलब तो सर वही है ना, इनकम एक्सपेंडिचर तो करंट ईयर का बताता है ना। या तो ये कह देंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाना है, या कह देंगे अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये निकाल के दिखाएं। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना है, हमने एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख, ये गिवन है आपके पास। ओके, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। अमाउंट पेड 1 लाख, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर यानी कि इस साल में दिया, ये तो आएगा ही आएगा। सर इसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000, ओपनिंग क्रेडिटर 10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 15,000। अब इसमें से कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा, हमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाना है। मेरे को ये सोचना है कि मैं किस साल के लिए निकालना चाहता हूं, करंट ईयर के लिए ना, अभी बताया इनकम एक्सपेंडिचर के लिए निकालने को बोलेंगे, करंट ईयर के लिए। ओके सर, अब इस बात को ध्यान में रखते हैं। सर आपने कहा करंट ईयर के लिए निकालना है, इस साल के लिए मान लो ये 1920 चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचते हैं, ओपनिंग स्टॉक मतलब सर साल की शुरुआत में मेरे पास स्टॉक है, वो इस साल जो अब शुरू हो रहा है उसमें यूज होगा या पिछले में यूज हो गया होगा, जो शुरू हो रहा है उसी में यूज होगा ना, तो बेटा इस साल में ये प्लस हो जाएगा। तो मैंने इसके आगे सिंबल लगाया ऐड। क्लोजिंग स्टॉक, सर साल के आखिरी में स्टॉक बच गया, क्या ये जो अभी साल हुआ जिसके लिए हम निकाल रहे हैं उसमें यूज हुआ या अगले में होगा? सर अगले में होगा, तो हमें तो इस साल का निकालना है ना, तो इसको माइनस कर दिया। बहुत लॉजिकल है। ओपनिंग क्रेडिटर, साल के शुरुआत में क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनके पैसे देने हैं। अब इनके पैसे देने हैं तो इनसे साल के शुरुआत में इनके पैसे देने हैं शुरुआत में, तो वो कब खरीदा होगा? पिछले साल खरीदा होगा, तभी तो देने हैं, क्योंकि ये साल तो शुरू ही नहीं हुआ।
तो ये माइनस हो जाएंगे सर। साल के आखिरी में सर क्रेडिटर है, इनके पैसे देने हैं, यानी कि इनसे कब खरीदा होगा सर? इसी साल में खरीदा होगा, तभी तो इस साल के आखिरी में क्रेडिटर है। यस, तो इस साल का प्लस, तो हमें इस साल का निकालना है, तो ऑब्वियसली इस साल से रिलेटेड जो भी होगा वो ऐड, जो पिछले या अगले से होगा वो माइनस। होपफुली समझ आया होगा। ओपनिंग स्टॉक साल के शुरुआत में स्टॉक है तो अभी यूज होने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक आखिरी में बच गया, अगले में यूज होगा। ओपनिंग क्रेडिटर साल के शुरुआत में क्रेडिटर है, पिछले साल के होंगे। साल के आखिरी में क्रेडिटर है तो ऑब्वियसली वो इसी साल के होंगे। साल के आखिरी में क्रेडिटर, इनके पैसे देने हैं साल के आखिरी में, मतलब अभी लिया होगा ना इसी साल में माल इनसे। यस, तो इसको हम प्लस माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3530, 1,05,000। क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, राइट। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको दे भी दूंगा अभी वीडियो के एंड में। आगे चलते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन होता है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल यानी ओपनिंग, ठीक है, 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग, ये डेट्स है। ओपनिंग स्टॉक 80, क्लोजिंग स्टॉक 60, ओपनिंग क्रेडिटर 90, क्लोजिंग क्रेडिटर 110। ये क्वेश्चन बना रखा है मैंने पहले ही। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से सुनना, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर मतलब ये स्टेशनरी इस साल खरीदी है। अब ये जो परचेज है, इस परचेज में क्या कैश परचेज लिखा है? नहीं सर, परचेज है सिर्फ, इसका मतलब इसमें कैश और क्रेडिट दोनों है सर। इसका मतलब सर इसमें क्रेडिटर ऑलरेडी एडजस्टेड है, जान के कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं आपको। तो मैं स्टार्ट करूंगा किससे? स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितना आएगा? 470, ठीक है। साल के शुरुआत में स्टॉक था 80,000 शुरुआत में, तो वो जो शुरुआत में है इसी साल का होगा जो शुरू हो रहा है, या पिछले साल का होगा? शुरुआत में है सर, इसी में यूज होगा ना। शुरुआत में है, पिछले में तो यूज हो नहीं पाया, तभी तो स्टॉक है साल के शुरू में। तो सर प्लस कर रहा हूं ओपनिंग स्टॉक। साल के आखिरी में स्टॉक है, यानी कि वो बच गया। कब? इस साल बच गया, यूज तो नहीं होगा ना, अगले साल में होगा, तो सर वो माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था सर? 80,000, और क्लोजिंग स्टॉक सर कितना था? 60,000। आंसर आ जाएगा सर 4,90,000 अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। होपफुली ये समझ आया होगा बेटा आपको। हम एक काम और करते हैं, इससे रिलेटेड एक आधा पॉइंट और डिस्कस करते हैं अभी। देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, आप देखें, इसमें मैंने दिया है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी इज 4600 ओपनिंग में, एंड में 11,800, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग 15, क्लोजिंग 3,400। अब नीचे देखना क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को मैंने 56,800 की पेमेंट करी है, और स्टेशनरी परचेज इन कैश इज 20% ऑफ द टोटल परचेज। सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया? देखो, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्टेशनरी, ये नहीं लिखा, ध्यान से देखना, ये तो क्रेडिटर को पेमेंट करी है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी नहीं है। क्रेडिटर के पैसे देने तो उनके पैसे दिए हैं, ठीक है। अब सर फिर क्या करें? देखो, परचेज भी नहीं दी हुई, बस इतना बता दिया कि क्रेडिटर को पेमेंट दी है इतने की, और मुझे क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं। जब भी ऐसा हो कि क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग के साथ क्रेडिटर की पेमेंट दी हुई हो, मुझे यहां पे क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इतना तो आप सब जानते हैं। क्रेडिट होती है, इसका मतलब उसका बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। कितना बैलेंस? ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है सर, सॉरी, ओपनिंग इज 4600, क्लोजिंग कितना है? 11,800,
800, राइट। अब क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, अगर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उससे उसका बैलेंस कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए बेटा? क्रेडिटर एक लायबिलिटी है सर, उसको पैसे दे रहे हैं, उसका बैलेंस कम होना चाहिए। क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं, उसका बैलेंस कम होना चाहिए, तो क्रेडिट में लिखेंगे तो और बढ़ जाएगा सर, डेबिट में लिखेंगे, राइट। अब पैसे दे रहे हैं तो यहां लिख रहा हूं टू कैश, उनको कैश दिया, कितना सर? 56,800। सोचना, किसी को 4600 का बैलेंस था, 56,800 दे दिया, उसके बाद भी 11,800 और देना है। हाँ जी, इसका मतलब इनसे हमने परचेज करी होगी, बाय परचेज। कौन सी, कैश या क्रेडिट? सर क्रेडिटर है तो क्रेडिट परचेज ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। कैसे निकालेंगे? इसका टोटल किया 56, 66, 67, 68, 600 माइनस दिस 64,000 का, ये आ गई मेरी क्रेडिट परचेज, राइट। ये मैंने कैसे निकाला? दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। इधर का टोटल किया, इसमें से माइनस किया, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई क्रेडिट परचेज। मेरे पास सर क्रेडिट परचेज आ गई, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क आपको साफ दिख गया होगा, तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब मेरे पास क्रेडिट परचेज आ गई। अगर मेरे पास टोटल परचेज आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो अभी रख किया उसमें टोटल परचेज थी, तो मैंने क्या कहा था, जो टोटल परचेज है इसमें, इसका मतलब कैश और क्रेडिट दोनों वाली जुड़ी हुई है। अब यहां पे क्या है, क्रेडिट वाली आ गई, और क्या कहा, स्टेशनरी परचेज इन कैश इज 20% ऑफ द टोटल परचेज। क्या लिखा है, स्टेशनरी परचेज इन कैश इज 20% ऑफ टोटल परचेज, राइट। यही लिखा है ना वहां पे, तो लेट द टोटल परचेज बी एक्स। देयरफॉर कैश परचेज कितनी हो गई सर? 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 0.20x। परसेंटेज का साइन हटाएंगे अपॉन 100, 20 से 20 पहले डेसिमल आ जाता है, इतना तो आपको आता होगा। अब आप एक चीज इक्वेशन समझे बेटा, टोटल परचेज में क्या क्या आता है आप सब जानते हैं, इतना तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, राइट। अब मेरे पास टोटल परचेज सर मैंने निकली थी x, कैश आ गई थी सर 0.2x, 0.20x या 2x भी कह सकते हैं, 0.2x प्लस क्रेडिट परचेज सर मेरे पास मैंने अभी निकाली सर 64,000। इसको इधर ले आते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.20x इज इक्वल्स टू 64,000। 1 minus 0.20 is 0.80x is equals to 64,000. X is equals to 64,000 divided by 0.8, डेसिमल हटाया, इंटू में 10, तो ये आ जाएगा 80,000। तो x यानी के सर टोटल परचेज आ गई, टोटल परचेज इज इक्वल टू 80,000 आ गई सर, ठीक है। इसके बाद टोटल परचेज आ गई, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिटर था, टोटल परचेज यानी कि सर इसमें कैश और क्रेडिट दोनों आ गए, इसका मतलब इसमें दोनों एडजस्टेड है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर और क्रेडिटर दोनों एडजस्ट हो गए। इसमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करके स्टेटमेंट बनाऊंगा जैसे पिछले इलिस्ट्रेशन में करी, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है तो ये देखो 1 मिनट लगेगा, इधर देखें क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, राइट। क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ स्टेशनरी 80,000। ओपनिंग स्टॉक, साल की शुरुआत में स्टॉक पड़ा है यानी कि इसी साल यूज होगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक
कितना था सर ओपनिंग स्टॉक? 15,000 और माइनस 30,400। जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो होपिंग ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। 3 वेरिएशन है, या तो क्या है, सबसे पहला अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, वरना परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगी। परचेज नहीं है तो ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर के साथ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर वाले में हम ये क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट परचेज निकलेगी। कैश परचेज बता रखी थी कि टोटल से कितनी है, कंपेयर किया, टोटल परचेज आई, टोटल परचेज से फिर वही आए। तो इसका मतलब सर वही 2-3 वेरिएशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% आएगा। सेम स्टेशनरी और इसके अलावा मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, सब्सक्रिप्शन, नाम बदलेंगे, काम यही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।